फिर एक बार सबको नमस्कार और ई कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत। आज एक नई शुरुआत मैं करूंगा। जैसा कि प्रायः हम कहा करते हैं कि ई कॉमर्स क्लासेस की किसी भी सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बीएसटी हो, अगर आपको किसी टॉपिक में या कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसका हम लोग समाधान करेंगे। बहुत अच्छा लगा, कुछ बच्चों ने फ़ोन किया और आज हम उनके कुछ क्वेश्चंस का समाधान करेंगे जो उनके मन में शंका है। उसके बाद फिर हम लोग एज यूजुअल बातचीत पर आएंगे। यूजुअली जैसे हम लोग कहा करते हैं कि टॉपिक नहीं बातचीत, है ना। क्योंकि अगर टॉपिक की बात होती है तो दिमाग में अरे पढ़ना है, ये नहीं होना चाहिए। और बातचीत तो एंजॉय करते हैं, तो बातचीत ठीक है। तो पहले आते हैं और उसको हमने नाम दिया है इस पॉइंट को शंका समाधान। यानी जो आपकी क्वेरीज है, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए उसका समाधान करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया फाइनल गुड्स किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स किसे कहते हैं, और उसी पर बच्चों का कुछ क्वेश्चन आया कि सर इसका कैसे निवारण होगा। तो आते हैं तुरंत शंका समाधान पे। और पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट, यानी एक विद्यार्थी ने अगर बुक परचेज किया तो इसे किस गुड्स मिलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स मिलेंगे या फाइनल गुड्स मिलेंगे। तो स्पष्ट सीधी सी बात है कि जो क्राइटेरिया, जो फार्मूला हम लोगों ने तय किया था उसी पर रखते हैं। तो स्टूडेंट्स बुक परचेज करता है पढ़ने के लिए, यानी कंज्यूम करने के लिए। बस समझ रहा, ठीक। तो कंज्यूम का मतलब क्या, अरे गुड्स है तो खाएंगे, सर्विस है तो दिमाग में लेंगे, बस। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, कंज्यूमर, ठीक। और उस गुड्स को यानी उस बुक को किसी और को नहीं बेचेगा। तो स्पष्ट है ऐसे कंडीशन में बुक परचेज्ड बाय स्टूडेंट कौन सा गुड्स होगा, तो फाइनल गुड्स होगा, फाइनल गुड्स। दूसरा क्वेश्चन आया और अभी मैं स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि कई बच्चों का जो कॉमन क्वेश्चन होता है उसी को ध्यान में रख करके आपसे बात कर रहे हैं। और जिन किसी को भी, जिसको भी इस तरह के क्वेश्चंस में हो प्रॉब्लम्स, वो ऑटोमेटिकली इस पर ध्यान दे सकते हैं। अब आप देखिए दूसरा है पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड बाय बुक सेलर। ध्यान दीजिएगा, उस बच्चे को ये क्वेश्चन कहीं दिया होगा, अब उसके दिमाग में कंफ्यूजन हो गया क्या कि पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड बाय बुक सेलर। पहले तो बात आपको बता दें कि उस बच्चे को जो स्टूडेंट ये भेजा है समाधान के लिए वो एकदम सही है, क्योंकि स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रहा है कि कहां ले जाए इसको। हम इसको इंटरमीडिएट गुड्स में रखते हैं तो भी कंफर्म नहीं हो पाता है, फाइनल में रखते हैं तब भी कंफर्म नहीं हो पाता है। कहीं पर इंटरमीडिएट में भी है, कहीं पर फाइनल में भी। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है भाई। अगर कोई पढ़ाई इस ढंग से हो कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तब तो पढ़ाई से विश्वास सबका उठ जाएगा। इसीलिए ये साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है एकदम एग्जैक्ट है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड बाय बुक सेलर के बाद अगर वो जोड़ता है तब कंप्लीट होगा। तो क्या जोड़ेगा कि पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड बाय बुक सेलर फॉर हिज ओन पर्पज।
फॉर ओन कंजम्पशन, अपने लिए। इसका मतलब क्या कि बुक सेलर अगर अपने पर्पज के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है पोस्टेज स्टैंप का, फिर से वो किसी और को सेल नहीं कर रहा है, तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि ऐसे कंडीशन में ये फाइनल गुड्स होगा। यहीं पर अगर फिर से दूसरे साइड से कंप्लीट करते स्टेटमेंट को, पोस्टेज स्टैम्प परचेज्ड बाय बुक सेलर टू सेल अदर्स, तब पक्का है कि वो अपने यूज के लिए नहीं, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं परचेज कर रहा है, बल्कि उसको फिर से सेल करेगा किसी और को इन द सेम ईयर। तब अब बताइए, ऑटोमेटिकली यही गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। इसीलिए आप बिल्कुल कंफर्म रहिए, अगर स्टेटमेंट अधूरा है तो उस पर कोई भी निर्णय मत दीजिए कि ये होगा ये होगा, नहीं, स्टेटमेंट पहले पूरा होना चाहिए और तब आप उसको डिसाइड करिए कि कौन सा गुड्स होगा। हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप सब लोगों को। अब आते हैं तीसरे पर, सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग। देखिए, सीड्स परचेज फॉर किचन गार्डनिंग यानी किसी पौधे का बीज किसी ने खरीदा, लेकिन उसका इस्तेमाल कहां कर रहा है, किचन गार्डनिंग के लिए। और जिस समय हम इन दोनों गुड्स की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि गुड्स की पहचान गुड्स के नाम से नहीं होता है, बल्कि एंड यूज से होता है कि अंतिम तौर पर इसका इस्तेमाल कौन कर रहा है, किस रूप में कर रहा है। तब ये कन्फर्म होगा कि गुड्स इंटरमीडिएट है या फाइनल। अब देखिए, किचन गार्डनिंग की अगर बात होती है ना, तो कंफर्म है हाउस होल्ड्स यानी अपने घरों में जो आंगन है, यार्ड्स है, वहां आप अपने शौक के लिए या छोटी मोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर कुछ पौधा लगाते हैं किसी भी तरह का, तो उसे किचन गार्डनिंग कहते हैं। तो आप कौन है भाई, यूज करने वाला हाउस होल्ड से, आप फार्मर नहीं है। तो पक्का है उसे आप स्वतः कंज्यूम करेंगे, मार्केट में नहीं सेल करेंगे। तब ऐसी कंडीशन में आपके आंगन में जिस किसी भी पौधे को उगाने के लिए सीड्स का इस्तेमाल किया, उसको परचेज किया है, तब आप हाउस होल्ड्स हैं और आपके लिए जो सीड्स होगा कंफर्म है वो फाइनल गुड्स होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा, क्योंकि यूज कौन कर रहा है, हाउस होल्ड्स। लेकिन यही अगर मान लीजिए किसी फार्म हाउस द्वारा परचेज किया जाएगा तो कंफर्म है कि ये एक प्रोडक्शन यूनिट है और गुड्स के प्रोडक्शन के लिए कर रहा है, और तब वो हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। इसलिए इस शंका समाधान में आज इतना ही है। फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते रहेंगे हम आपके साथ ऐसे ही इंटरेक्ट करते रहेंगे। तो अब आते हैं आज की बातचीत पे, है ना। और प्राय हम लोग हैवी टॉपिक करके चलिए कर भी देते हैं, लेकिन बातचीत किस पर करेंगे बातचीत, तो बातचीत करने का जो मुद्दा है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है जैसे इनकम अकाउंटिंग का, शुरुआत हमने जीडीपी से किया था नॉर्मल तौर पे। तो इस सिलसिले में कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉक एंड फ्लो की बात करेंगे। अब देखिए, यह स्पष्ट है कि है क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन है क्या, तो पता चला कि वास्तव में हम लोग वेरिएबल की बात करते हैं। स्टॉक भी वेरिएबल है, फ्लो भी वेरिएबल है। और देखिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में रखा है। तो यहां पर मैंने आधार दिया है, बेस दिया है वेरिएबल, ठीक है, यानी ये दोनों वेरिएबल है। तो एक क्वेश्चन उठता है, और फिर से एक बात हम कहेंगे, बातों बातों में मैं हर छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे।
ज्यादा खतरा छोटे में होता है, बड़े में नहीं। बड़े से तो सब सजग रहते हैं, वही छोटा छोटा जब आ जाता है ना तो हल्के रूप में लेते हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर ना मालूम हो और थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो मार्क्स तो गया ना, धोखा ही वही होता है। इसलिए हम हर छोटे छोटे को भी लेके चलेंगे, भले ही वो आपको आता हो। तो पहले बात करेंगे कि वेरिएबल किसे कहते हैं। पूरी दुनिया में उस हर चीज को वेरिएबल कहते हैं यदि उसकी दो विशेषता हो। इकोनॉमिक्स में ही नहीं, कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में। पहली विशेषता, उसका मेजरमेंट किया जा सके, उसको हम लोग नाप सकें। और दूसरा, समय के साथ अगर समय परिवर्तित होता है तो उसमें भी परिवर्तन हो, तब ऐसे किसी भी चीज को हम वेरिएबल कहते हैं। मान लीजिए आपकी हाइट है, यह वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल, इससे नहीं मतलब नहीं, तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन ये वेरिएबल है। कैसे भाई? कि आपके हाइट को मेजरमेंट किया जा सकता है और साथ ही साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, तब आपकी हाइट क्या है? वेरिएबल है। लेकिन यहां हम लोग बात करेंगे वेरिएबल का, और उसमें से जो वेरिएबल हम रेज करेंगे वो वेरिएबल होगा इकोनॉमिक वेरिएबल। तो कंफर्म है, स्टॉक भी इकोनॉमिक वेरिएबल है और फ्लो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है। इसका मतलब क्या? दोनों का मेजरमेंट किया जा सकता है और समय बीतने पर परिवर्तन भी आ सकता है। देखते हैं कैसे, अपने आप पता चल जाएगा और इसी के हिसाब से एकदम कंप्लीट डेफिनेशन आ जाएगा। देखिए, एक बात और कहेंगे, डेफिनेशन होता क्या है? वो होता है कि जो भी किसी भी चीज में लक्षण होता है ना, उसको आप बता दीजिए जो दूसरे में ना हो, उसका सटीक डेफिनेशन मिल जाएगा। जैसे आपको बताना है काऊ किसे कहते हैं, काऊ में जो भी लक्षण है, जो भी सिम्टम्स है, बस बता दीजिए वो सिम्टम्स दूसरे में नहीं होना चाहिए, तब तमाम जानवर में से आराम से पहचान जाएंगे कि काऊ कौन है। इन द सेम वे, अगर स्टॉक भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, फ्लो भी इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर आपने वेरिएबल तो बताया है, इकोनॉमिक वेरिएबल कहां है, वो क्या है? तो तमाम वेरिएबल्स में से जिसका संबंध इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हो, एकदम सीधी सी बात, तब वो वेरिएबल क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक वेरिएबल हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में मैंने कहा कि अगर ये वेरिएबल है उसमें से भी इकोनॉमिक वेरिएबल हो गया, तब निश्चित तौर से दो बातें मैंने कहा था, ये मेजरेबल है, इसको मापा जा सकता है और समय के साथ परिवर्तन भी हो सकता है। देखते हैं दोनों को। पहले हम स्टॉक को उठाते हैं। स्टॉक क्या कहता है? स्टॉक कहता है कि किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल का अगर मेजरमेंट करें, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो कौन सा समय लेंगे? मैंने कहा समय की बात किया था ना, मेजरमेंट तो करेंगे, मेजरमेंट में आ गए, तो मेजरमेंट में कौन सा समय लेंगे? तो उस समय को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है भाई? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या? अभी अगर बात करें, शाम को 7 बजे आपसे कुछ कहें, रात को 11 बजे आपसे कुछ कहें, कल आपसे कुछ कहें, परसों आपसे कुछ कहें, तो एग्जैक्ट पॉइंट का अगर यूज करें किसी टाइम को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, एकदम स्पष्ट है, पॉइंट ऑफ टाइम है। वो स्पष्ट है कि पॉइंट ऑफ टाइम है भाई, दूसरा कुछ नहीं है। आप कह सकते हैं क्या कि आज शाम को 4 बजे मैंने एक मार्कर खरीदा। ये मार्कर आपने खरीदा कब? आज शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे आपने टाइम को किस ढंग से डिनोट किया? एक पॉइंट से डिनोट किया। तो उसमें हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम की अगर बात करते हैं मेजरमेंट के लिए, उस वेरिएबल का, कौन सा? इकोनॉमिक वेरिएबल की क्वांटिटी को, तब उसे स्टॉक कहेंगे।
लेकिन अगर दो पॉइंट ऑफ टाइम यानी यहां एक पॉइंट ऑफ टाइम था, अब दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की बात करेंगे, एक नहीं दो। तो अब देखिए, दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच की अगर बात करते हैं तब एक गैप आ जाएगा, है ना, एक गैप आ जाएगा। यानी अगर शाम को 4 बजे की बात करते हैं और फिर 1 घंटे बाद शाम को 5 बजे की बात करते हैं, तो शाम को 4 बजे भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, शाम को 5 बजे दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। और दोनों के बीच की अगर बात करते हैं ना, तब उसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के भाग को कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब पीरियड ऑफ टाइम की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वेरिएबल का मेजरमेंट तो करेंगे, लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू बात नहीं करेंगे कि कितने क्वांटिटी है या थी, बल्कि उसकी बात करेंगे दो पॉइंट ऑफ टाइम के बीच का, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे। तब वही इकोनॉमिक वेरिएबल फ्लो हो जाएगा, तब वो स्टॉक नहीं रहेगा। और क्लियर करते हैं एक स्टेप आगे जाकर के, तब पता चलता है कि अगर स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में कोई डायमेंशन नहीं होता है, कोई गैप नहीं होता है। इसकी यही लिमिट है इस टाइम का। मतलब क्या? उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तब अगर बिना डायमेंशन की डायमेंशन लेस बात करें तो ऐसे कंडीशन में स्टॉक वेरिएबल की बात करते हैं। यानी आज अगर शाम 4 बजे की कुछ भी बात करें, किसी भी गुड्स की क्वांटिटी की बात करें, तो निश्चित तौर से उस टाइम में कोई गैप नहीं है, तब इसे हम डायमेंशन लेस कहेंगे। लेकिन यहां हम कहें अगर कि वाटर टैंक में शाम को 4 बजे हमने टैप चला दिया था पानी भरने के लिए, और शाम को 6 बजे वो पानी भर गया। अब देखिए, शुरुआत कब मैंने किया? शाम को 4 बजे। खत्म मैंने कब किया? शाम को 6 बजे। तब दो पॉइंट ऑफ टाइम में डायमेंशन आ गया। इसका मतलब क्या कि जो टाइम की लिमिट है यहां पर डायमेंशन आ गया। अगर डायमेंशन आ गया, उस बीच में हम अगर किसी भी वेरिएबल की क्वांटिटी की अगर बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करते हैं, तब वो फ्लो वेरिएबल हो जाता है। और स्पष्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, तब ऐसे कंडीशन में पता चलता है कि नेचर क्या है, स्टॉक का नेचर क्या है। स्टैटिक, स्थिर। जैसे मैं खड़ा हूं 4 बजे तो 4 बजे, 9 से इधर 9 से इधर। तब इसका स्वभाव क्या है? स्थिर स्वभाव है, हिलने डुलने वाला नहीं है। किसका? स्टॉक का। अगर हम फ्लो पर आते हैं तब इधर आ सकते हैं, इधर जा सकते हैं। डायमेंशन कवर कर लिया ना। इसका मतलब क्या? ये डायनेमिक हो गया, ये चलायमान हो गया। तो फ्लो का नेचर क्या है? चलना फिरना, डायनेमिक। तभी ना डायमेंशन आएगा, तभी ना गैप आएगा। इस तरह से हम लोगों ने लक्षण के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर परफेक्टली पहचान सकते हैं किसी भी इकोनॉमिक वेरिएबल को कि वो कब स्टॉक होगा, कब फ्लो होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी को पकड़ के रखना है। और जब भी आप डेफिनेशन लिखें तो इन पॉइंट्स को पकड़ के लिखें। और हमारे ख्याल से, जैसे मैंने कहा, समझ में आ गया होगा। फिर से समझाने के लिए अब एग्जाम्पल का हेल्प ले लेते हैं। सो बार अब आते हैं एग्जाम्पल में। ऐसी कंडीशन में एक स्टॉक वेरिएबल का एग्जाम्पल लेते हैं।
कहता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ ग्लास, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ ग्लास। अब स्पष्ट है भाई, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ ग्लास। क्या मैंने यहां पर टाइम का नाम लिया? नहीं लिया। आप कह सकते हैं कि सर ये आपका सेंटेंस या स्टेटमेंट अधूरा है, क्या बताएं कि कौन सा वेरिएबल है। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर मैं कहूं कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ ग्लास एट 4 o'clock in the evening is equal to 100 ग्राम, दैट इज कंप्लीट स्टेटमेंट। तब आप दहाड़ के कह सकते हैं कि सर आपने पॉइंट ऑफ टाइम के थ्रू उस मिल्क की क्वांटिटी का मेजरमेंट किया है, इसलिए ये इकोनॉमिक वेरिएबल तो है लेकिन उसमें से भी स्टॉक वेरिएबल है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2024। एग्जैक्ट डेट मैंने ले लिया, पॉइंट ऑफ टाइम का इस्तेमाल किया और उस समय हम बता रहा हूं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना था, तो स्पष्ट है क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल हो गया। इन द सेम वे अगर नेशनल वेल्थ की बात करें, किसी वेल्थ की अगर बात करते हैं ना, तो स्टैटिक है। वेल्थ का मतलब क्या भाई, सीधी सी बात है, आपके पास कितना संपत्ति है तो अभी मेजरमेंट कर लीजिए। अभी मतलब अभी अगर 5 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो अभी उस समय कितना, इतना। तो हमने टाइम में किस लिमिट का हेल्प लिया, पॉइंट ऑफ टाइम। तब ऐसे कंडीशन में क्या हो गया, ये हो गया आपका स्टॉक वेरिएबल और मेजरमेंट कर लिया क्या, इतने करोड़ रुपए के बराबर। फिर टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर इन क्लास, कह सकते हैं सर कब, टुडे इन द मॉर्निंग आई कैलकुलेटेड टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर इन द क्लास, में कितना था, 100 फर्नीचर, बस। तो क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल। इसी तरह से अगर फ्लो वेरिएबल की बात करें तो इसमें से एग्जांपल है नंबर ऑफ बर्थ इन 2023। अब देखिए 2023 का अगर नाम लिया तो पूरे एक साल का नाम लिया ना। इसका मतलब क्या कि 2023 का साल का पहला दिन से शुरुआत किया और 2023 के आखिरी दिन तक मैं पूरा समय को लेकर के तब मैंने चेक किया कि कितने लोगों ने जन्म लिया। तब 2 पॉइंट ऑफ टाइम हो गया ना। इसीलिए जब ईयर की बात करते हैं, यानी पर डे की बात करें, पर वीक की बात करें, पर मंथ की बात करें, पर ईयर, पर मतलब रेट, रेट का मतलब डायमेंशन। तुरंत पकड़ लीजिए कि डायमेंशन है। अगर रेट की बात करता है तो डायमेंशन है, इसका मतलब पूरे एक साल में कितने लोगों ने जन्म लिया। तो ये क्या हो गया, स्टॉक वेरिएबल। इन द सेम वे मार्कर मैन्युफैक्चर्ड इन 2022। अब ये मार्कर है भाई, कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया कब, 2022 में। तो स्पष्ट हो गया ना, 2022 में एक साल में, माने साल का पहला दिन से लेकर आखिरी दिन के बीच में कितना हुआ, एकदम स्पष्ट है। तब इसमें डायमेंशन आ गया और ऐसे में मार्कर की क्वांटिटी क्या होगी, फ्लो वेरिएबल हो गया। एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स, एक्सपेंडिचर कहीं करें ऑटोमेटिकली ये स्टॉक वेरिएबल होता है। क्यों भाई, एक्सपेंडिचर जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये देखा जाता है कि आपने कब कब कैसे किया। कब कब का मतलब क्या, एक कब नहीं, कई कब, कई बार। यानी आप जब खर्च किए तो ऐसे कंडीशन में कब किए। इसी तरह से अगर हम इनकम की बात करते हैं तो आपका जो इनकम होता है एक दिन में तो नहीं मिलता है ना। अब मान लीजिए कि आप नौकरी कर रहे हैं तो महीने के लास्ट से मिलेगा, पहला दिन काम शुरू करेंगे और आखिरी महीने के आखिरी में आपको प्राप्त होगा। तब इसमें क्या हो गया, टाइम डायमेंशन हो गया। तो स्पष्ट हुआ यहां पर, एक बात कंफर्म हो गया क्या, कि यहां पर जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट पे बातचीत की आज, वो रहा स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। आज फिर इतना ही, और फिर से एक बार हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में। धन्यवाद।